हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 का। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के जो है आपको इस वीडियो में संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। अध्याय एक में है भोजन के घटक। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन होगा? प्रोटीन ले। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, दूध। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका में है दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, आलू। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है। पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती एवं चित्रकारी करती है, तो उसे किस विटामिन की कमी हो जाएगी? तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन डी। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, आयोडीन घेंघा रोग। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2 में दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको भरना है वसा, यहाँ पे आप भर लीजिएगा वसा। दूसरे में भरना है आपको प्रोटीन युक्त, तो यहाँ पे आप ये दूसरा नंबर आप इसको यहाँ पे भर लीजिएगा। तीसरे में भरना है आपको विटामिन्स, यहाँ पे आपको भर लेना है विटामिन्स, ये तीसरा है। इसके बाद आता है आपका चौथा में भरना है आपको रुक्षांश। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में भरना है आपको मोटापे, तो ये 5वां नंबर का आप मोटापे यहाँ पे भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में बूझो को खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उसने इस परीक्षण के लिए किन 2 विलयन का उपयोग किया? आपको उत्तर में करना है परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन में आपका ये चित्र दिया हुआ है, नीचे लिखा है दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोत के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है पादप स्रोत सोयाबीन, राजमा, मटर, तुअर दाल, चना आदि। जंतु स्रोत में लिखना है मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथे में ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं एवं रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। आपको उत्तर में करना है प्रोटीन और खनिज लवण हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। 5वां है किसी कागज़ पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बों से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देता है? आपको उत्तर में करना है यह धब्बा तेल में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। इस धब्बे से होकर जाने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6वें में चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो आपको लिखना है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो यहाँ पे आपको सभी, तो आपका ये नहीं होगा। यहाँ प्रोटीन में लिखना है दालें, दूध, यहाँ वसा में मक्खन, दूध, घी, विटामिन में सेव, हरी सब्जी, और खनिज लवण में दूध, सेव, पालक। तीसरा आपको भर लेना है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है विटामिन सी के कोई 2 प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। तो आपको लिखना है यहाँ पे आपको ऐसे चित्र बना लेना है। स्रोतों के नाम लिखना है नींबू और आंवला। इसके बाद आता है आपका 8वां में पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशों रुक्षांश की आवश्यकता होती है। इनकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है पहला है आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत। आपको लिखना है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियाँ। दूसरे में आहारी रेशों के कार्य। तो आपको लिखना है बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9वां में है पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी,
उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया एवं पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा? आपको उत्तर में करना है भोजन को जलाने या बहुत गहरे रंग में पकाने बचे तले खाद्य पदार्थों सेवन कम करें, कम गर्मी पर कम तेल उपयोग करें। इसके बाद आता है आपका 10वें में है शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्पवयस्क में भी संतुलित आहार ले सकता है? आपको उत्तर में करना है इस भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण आदि उचित मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, व्यक्ति अल्पवयस्क में भी संतुलित आहार ले सकता है, जैसे फल एवं सब्जियाँ। नेक्स्ट आता है 11 में, बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। पहला क्वेश्चन है क्या बूझों की यह सोच सही है? आपको उत्तर में करना है नहीं, हर समय वसा युक्त भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है अधिक वसा युक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा? आपको उत्तर में करना है अधिक वसा युक्त भोजन मोटापे का कारण बनता है। तीसरा है कुछ वसा युक्त भोजन के नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है पूरी, पराठे, पिज्ज़ा, चिप्स, कुकीज़, फिंगर मोमोज आदि। इसके बाद आता है आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 12 में है नीचे दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है विटामिन्स के नाम, यहाँ पे रोग विकारों के नाम और यहाँ पे लिखना है आपको रोग के लक्षण। जैसे यहाँ पे लिखा है लोहा, रोग विकारों के नाम में लिखना है एनीमिया और यहाँ पे आपको कमजोरी आना। आयोडीन में घेंघा, गर्दन की ग्रंथि का फूलना, कैल्शियम, अस्थियाँ एवं दंत क्षय, यहाँ पे आपको लिखना है अस्थियों का कमज़ोर होना। विटामिन ए में लिखना है रतौंधी, यहाँ पे लिखना है आपको अंधेरे में कम दिखना। विटामिन B1 में लिखना है बेरी, यहाँ पे लिखना है आपको कमज़ोर पेशियाँ, ऊर्जा में कमी। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 में एक संतुलित आहार युक्त भोज्य पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित हो। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे विटामिन्स के जो हैं इसमें नाम लिखे हुए हैं, तो आप जो है इस तरह से चित्र बना के आप लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में चित्र को देखकर बताइए कि डॉक्टर उसे भोजन में कौन से पोषक तत्व लेने की सलाह देंगे। तो आपको उत्तर में करना है यहाँ पे ये चित्र देख लीजिए, यहाँ पे रोग का नाम, यहाँ आवश्यक पोषक आहार। तो यहाँ पे दृष्टिहीनता विटामिन ए, यहाँ पे लिखा है घेंघा गाइटर, तो यहाँ पे आपको आयोडीन, अरक्ता, आयरन, मोटापा, वसा रहित। यहाँ पे लिखा है रिकेट्स, तो रिकेट्स में विटामिन डी आहार लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार 1 में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों को सारणी के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है भोज्य पदार्थों के नाम में गेहूँ, अंडा, सूखा नारियल, यहाँ पे लिखना है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इस तरह आप कर लीजिएगा। आगे भी लिखा है दही, बादाम, मुर्गी, मछली, वसा, प्रोटीन व वसा। तो इस तरह आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट कार 2 में है भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए, बनाइए। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है पादप स्रोत, यहाँ पे जंतु स्रोत। यहाँ पे आपको लिखना है सोयाबीन, राजमा और यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। नाम लिखना है यहाँ पनीर, मछली और यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। यहाँ पे है तुअर दाल, मटर, तो इस तरह आपको चित्र भी बना लेना है। अंडा, दूध, इस तरह आपको चित्र बना लेना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अध्याय 2 में दिया है वस्तुओं के समूह बनाना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है दिए गए चित्र में से वस्तुओं को देखकर उनकी जानकारी दोनों सारणियों में लिखिए। तो ये जो आपके चित्र दिए हुए हैं इसको देख के आपको इनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है गुड़िया, कपड़े, प्लास्टिक, कांच, गिलास, कांचें। तो यहाँ वस्तुओं के नाम लिखना है जिससे पदार्थ जिनसे ये बनी है पदार्थ, इन पदार्थों से बनी वस्तुओं के नाम।
तो यहाँ से देख के आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, वह पदार्थ जो पारदर्शी जल में आघूलनशील एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है निम्न में से होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ए नंबर, कांच का टुकड़ा। दूसरे में है, दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्लास्टिक की डोरी। इसके बाद तीसरा में है, लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किसमें डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देती है। उत्तर हो जाएगा आपका शीतल पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है, वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार एवं अपारदर्शी हो निम्न में से है। तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टील का चम्मच। इसके बाद पाँचवें में है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर 3 व चौथा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ पे भरना है आपको पारदर्शी, यहाँ पे आपको भरना है अपारदर्शी। इसके बाद दूसरा में भरना है आपको कोमल। नेक्स्ट है आपका तीसरा में भरना है आपको पारदर्शी, और चौथे में भरना है आपको गुणों, और पाँचवें में भरना है आपको प्लास्टिक और धातु। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में, यदि हम पदार्थों के समूह न बनाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको उत्तर में लिखना है, यदि हम पदार्थों का समूह न बनाए तो हमें उन्हें ढूंढने एवं उनके गुणों का अध्ययन करने में असुविधा होती है। इसके बाद चौथे में है, पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफ़ी खरीदने दुकान गई तो वहाँ उसने देखा कि सभी टॉफ़ियाँ कांच की बोतलों में रखी गई थी। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है। आपको उत्तर में करना है ताकि खरीदार चीज़ों को आसानी से देख सके और ख़रीद सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवें में है, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आपको इस तरह सूची बनाकर लिखना है। पदार्थ का नाम, पदार्थों से बनी वस्तुएं। पहले में जैसे लिखा है लकड़ी से बनता है कुर्सी, टेबल, हल, पहिया, स्केल। कागज़ से बनता है किताबें, लिफाफे, कैलेंडर। चमड़ा से बनता है जूते, चप्पल, पर्स, थैला, जैकेट। प्लास्टिक से बनता है मग, कुर्सी, बोतल, स्केल, बाल्टी। रुई से बनता है पेंट, चादर, तकिया, पर्दे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में पदार्थों को किस आधार पर समूहों में बांटा जाता है। तो आपको उत्तर में लिखना है, पदार्थों को गुणों के आधारों पर समूह में बांटा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 में है, घरों में खाना बनाने, खाना और पीने के बर्तनों को कपड़े से क्यों नहीं बनाया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है, यदि बर्तन कपड़े से बनाए जाएंगे तो खाना पकाते समय वे जल जाएंगे, और यदि द्रव भर जाएगा तो वह बर्तन से रिसेगा। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 में है, लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। आपको उत्तर में करना है, कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान को संपीड़ित एवं खरोच कर की जाती है। कोमल पदार्थ संपीड़ित हो जाते हैं जबकि कठोर संपीड़ित नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है, चमकदार पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर अपनी चमक क्यों खो देते हैं। चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक को खो देते हैं, जैसे स्टील के बर्तन, चांदी, सोने के आभूषण आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है, निम्नलिखित द्रव्य जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं। जल में मिलाकर पहचानिए और लिखिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन, दूध। तो आपको उत्तर में लिखना है, सिरका तथा नींबू का रस जल में मिश्रित हो जाता है, जबकि सरसों का तेल, नारियल का तेल एवं मिट्टी का तेल जल में मिश्रित नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11 में, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में विलोड़ित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते। पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, पदार्थ का नाम। यहाँ पे जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है और लुप्त नहीं होता है। नमक लुप्त हो जाता है, खाने का सोडा लुप्त हो जाता है ये भी। इसके बाद चीनी
चीनी भी लुप्त हो जाती है, बालू लुप्त नहीं हो पाती, चाक पाउडर लुप्त नहीं हो पाता, लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं हो पाता। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है, पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज़ का चश्मा बनाया जिससे बूझो देकर हंसने लगा, बताइए कि बूझो पहेली को चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा। तो आपको उत्तर में करना है, बूझो पहेली को चश्मा कांच का बनाने की सलाह देगा क्योंकि वह पारदर्शी होता है जबकि कागज़ पारदर्शी नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभाषी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, पारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच, जल, हवा। इसके बाद है अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख नहीं सकते। इसके बाद है अपारदर्शी, तो अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे में लिखा है लकड़ी, गत्ता, धातुएं। इसके बाद आता है आपका पारभाषी, पारभाषी में वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्टता से नहीं, पारभाषी कहलाते हैं, जैसे तेल लगा कागज़, बटर, पेपर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा जल में डूब जाती है। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, वस्तुओं के नाम, जल में तैरती है, जल में डूब जाती है। यहाँ पे है आपका लकड़ी, जल में तैरती है। दूसरा है तांबे का तार, जल में डूब जाता है। तीसरा में है चाक के टुकड़े, जल में डूब जाता है। प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है। नारियल तेल जल में तैरता है। कांचें जल में डूब जाते हैं। इसके बाद है कागज़, जल में तैरता है। स्पंज जल में तैरता है। कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है। सिक्का जल में डूब जाता है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में दी गई तालिका में पदार्थ के गुणों के आधार पर अपने आसपास पाए जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको वस्तुओं के नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है कठोर, कोमल, पारदर्शी, अपारदर्शी, चमकीली, विले, आविले, हल्का, भारी, पारमासी। तो आप इस तरह इनका जो है नाम लिख लीजिएगा। कठोर में आपको लिखना है लकड़ी, कांच। कोमल में रुई, स्पंज। पारदर्शी में हो जाएगा कांच, हवा। अपारदर्शी में लकड़ी, पत्थर। चमकीले में सोना, चांदी। विले में नमक, चीनी। आविले में बालू, चाक। हल्का में रुई, हवा। और भारी में लोहा, पत्थर। पारमासी में होगा बटर पेपर, एक्सरे। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में लिखा है, अपने आसपास के परिवेश का अवलोकन करते हुए निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है वस्तु, खाद्य वस्तुएं, अखाद्य वस्तुएं, द्युतिहीन वस्तुएं। तो आपको इनमें नाम लिख लेना है, जैसे यहाँ पे खाद्य वस्तुएं में लिखा है अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियाँ, दूध, मांस, मछली। यहाँ पे लिखा है ग्लास, चम्मच, बक्सा, पेटी, झाड़ू, चटाई, कपड़ा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है घास, कागज, मिट्टी, संतरा, झाड़ू, चटाई, कपड़ा। इसमें लिखा है सोना, चांदी, तांबा, शीशा, जस्ता, टिन, लोहा। तो आप इस तरह लिख लीजिएगा वीडियो को रोक के। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में है, दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आकार के आधार पर वर्गीकृत करते हुए तालिका पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जैसे लिखा है वर्गाकार वस्तुएं, आयताकार वस्तुएं, बेलनाकार वस्तुएं, गोलाकार वस्तुएं। तो आपको वस्तुओं के नाम लिखना है। वर्गाकार में पासा, खिड़की, कैरम बोर्ड। आयताकार वस्तुओं में किताब, खिड़की, डिब्बा। बेलनाकार में पाइप, फुकनी, बेलना। और गोलाकार में है लड्डू, गेंद, बूंदी। आप जो है वीडियो को रोककर अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इस तरह से आपको करना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 3 में है पदार्थों का पृथक्करण। तो आपका पहला प्रश्न आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा थ्रेशिंग। इसके बाद दूसरे में है, गेहूं, चावल या दाल में से कुछ बड़े मिट्टी के कणों या पत्थरों को पृथक करने में किस विधि का प्रयोग करेंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, हस्तचयन।
इसके बाद आपका तीसरे में है मंथन अब केंद्रण विधि द्वारा है, तो आपको उत्तर में करना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, दूध या दही से मक्खन निकाला जाता है। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न क्रमांक चौथा में, यदि आपको पानी और नारियल तेल के मिश्रण में से दोनों को पृथक पृथक करना हो तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, निस्तारण। इसके बाद पाँचवें में है समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा वाष्पन। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। पहले में भरना है आपको वाष्प, तो यहाँ पे आप वाष्प भर लीजिएगा। दूसरे में भरना है आपको तली, और तीसरे में भरना है आपको नमक, और चौथे में भरना है आपको ठंडी, और पाँचवें में भरना है आपको निस्यंदन। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है पहेली के बाजार से सामान लेकर लौटते समय अचानक उसके सामान का थैला फट जाने से सभी सामान आपस में मिल जाता है। अब बताइए कि पहेली क्या करेगी। उत्तर में करना है पहेली अपने सामान को एकत्रित करके एक नए थैले में व्यवस्थित रूप से रखेगी और देखेगी कि कोई वस्तुएं छूट तो नहीं गई। तीसरा में है पंकिल जल से स्वच्छ जल किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, समझाइए। उत्तर में करना है पंकिल जल से स्वस्थ जल आस्वादन, निस्तारण तथा निस्पंदन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद चौथा में आता है अपने दैनिक जीवन में चालन विधि के प्रयोग को आप कहाँ कहाँ देखते हैं, तो उदाहरण दीजिए। तो आपको उत्तर में करना है आटे से चोकर अलग करना, वर्णकारों द्वारा अलग अलग आकारों के मोतियों को अलग करना तथा अनाजों को अलग करने के लिए। पाँचवें में है शक्कर को कमरे के ताप पर पानी में घोला गया, लेकिन यदि पहेली को और अधिक शक्कर पानी में घोलना होगा तो पहेली क्या करेगी। उत्तर में करना है शक्कर की और अधिक घोलने के लिए पहेली को मिश्रण को गर्म करेगी। इसके बाद है छठवें में है मक्खन को कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है, चित्र द्वारा समझाइए। देखिए ये चित्र बना है, ये किस तरह से मक्खन निकालती है, तो आप इसको देख के जो है आपको आंसर कर लेना है। मक्खन को मंथन विधि द्वारा निकाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सातवें में है लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक सात में है समुद्री जल से नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, समझाइए। तो आपको उत्तर में लिखना है नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करके समुद्र जल से नमक प्राप्त किया जाता है। इस विधि में पानी का वाष्प बनकर उड़ जाता है और नमक बच जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है धातु की प्लेट एवं केतली की सहायता से वाष्पन संघनन की प्रक्रिया को चित्र सहित समझाइए। यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पे आपका चित्र दिया हुआ है। आपको लिखना है जल वाष्प के जल में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में क्या कारण है कि समुद्री जल की अपेक्षा नदियों का जल ज़्यादा साफ दिखाई देता है। तो आपको उत्तर में करना है समुद्र के पानी में लवण घुले हुए होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल की अपेक्षा नदियों का पानी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। इसके बाद 10वें में है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। आपको उत्तर में करना है अवसादन मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे ताली में बैठ जाने की क्रिया को अवसादन कहते हैं। निस्तारण अवसाद के ऊपर जल को अलग करने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। इसके बाद आता है आपका निस्यंदन, ठोस कणों को किसी तरफ से छानकर अलग करने की क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है यदि एक बोतल में चाक पाउडर या नमक है तो हम बिना चखे कैसे पता करेंगे कि वह नमक है या चाक का पाउडर। तो आपको उत्तर में करना है विलयन को देखकर पता करेंगे, क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है जबकि चाक का पाउडर पानी में नहीं घुलता है। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में है संतृप्त विलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको उत्तर में करना है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती है संतृप्त विलयन कहलाता है। उदाहरण पानी में नमक का संतृप्त विलयन तथा पानी में चीनी का संतृप्त विलयन। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है फिल्टर पेपर से अशुद्धि दूर करने की क्रिया को चित्र सहित समझाइए। देख लीजिए, इस तरह से चित्र बना है।
तो आपको जो है इसको देख के आपको लिखना है। फ़िल्टर पेपर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। फ़िल्टर पेपर को मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके बाद मिश्रण को फ़िल्टर पेपर के ऊपर डाला जाता है। ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फ़िल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। तो आपको जो है चित्र को देखकर आपको इस तरह आंसर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। 14 में दिए गए मिश्रण में से उनके अवयवों को कैसे पृथक करेंगे, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो पहले में लिखा है गेहूं चना भूसा, दूसरा है चावल चने लोहे का चूर्ण, तीसरे में है रेत मक्का चना और भूसी। तो आपको पहले में लिखना है इस मिश्रण में से भूसा फटकना विधि द्वारा अलग कर लेंगे। गेहूं और चना शेष रह जाएंगे, इन्हें छानना विधि द्वारा अलग कर लेंगे। इसके बाद दूसरे में सबसे पहले मिश्रण में से चुंबक से लोहा चूर्ण को अलग कर लेंगे। अब शेष चावल तथा चने के मिश्रण को छालन विधि द्वारा अलग कर लेंगे। इसके बाद तीसरे में इस मिश्रण में से भूसा फटकना विधि द्वारा अलग कर लेंगे। रेत तथा यहाँ पे आप मक्का कर लीजिएगा, उड़द की जगह आपको मक्का लिख लेना है। रेत तथा मक्का शेष रह जाएंगे, इन्हें छानना विधि द्वारा अलग कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट कार्य 1 में है आपने अपने परिवेश में विभिन्न पदार्थों के पृथक्करण की विधियां देखी होंगी। इन विधियों को सारणी बनाकर निम्नानुसार लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है पृथक्करण की विधि का नाम, पृथक किए जाने वाले पदार्थ। तो आपको लिखना है हस्तचयन, निष्पादन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। पृथक किए जाने वाले पदार्थ में लिखना है चावल और कंकड़, गेहूँ और भूसा, आटा और चोकर, चना और पत्तियाँ, पानी और तेल, चाय और पत्ती। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में लिखा है आप निम्न मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे। आपके दैनिक जीवन के अवलोकन के आधार पर अन्य उदाहरण लिखिए। तो आपको लिखना है यहाँ पे मिश्रण और विधि लिखें। तो आपको विधि लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है पानी में तेल, तो आपका निस्तारण होगा। शक्कर के पानी से शक्कर, तो आपका वाष्पन होगा। दही से मक्खन, यहाँ पे आपका होगा मंथन। चाय से चाय पत्ती, तो आपका यहाँ पे होगा निस्यंदन। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अध्याय 4 में है पौधों को जानिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और जोड़ी बनाइए। तो आपको जो है इस चित्र को देख के आपको जोड़ी बना लेना है। तो ये पौधों को जो है आपको जोड़ी बना लेना है। इसके बाद आते हैं आपके अब नीचे दिए गए पौधों के चित्र को नामांकित कीजिए, रंग भरिए। तो इस चित्र में जो है आपको रंग भरना है और नाम लिखना है। तो आपको नाम लिख देना है यहाँ से देख के, पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 में है बूझो ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधों में निम्न प्रेक्षण देखे। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। इसके बाद आता है आपका दूसरा में है निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा मक्का। इसके बाद आता है आपका तीसरा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो आपको उत्तर में करना है ऑक्सीजन। इसके बाद है चौथा में है पौधों के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। आपको उत्तर में करना है जड़। पाँचवें में है साग के बारे में सही कथन नहीं है। तो आपको उत्तर में करना है ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है। तो आपको उत्तर में करना है सूर्य का प्रकाश। इसके बाद 7वें में है यदि किसी पत्ती का सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है। तो आपको उत्तर में करना है पीपल की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है रिक्त स्थानों में भरना है। पहले में भरना है आपको आरोही, दूसरे में भरना है जड़, तीसरे में भरना है आपको मध्य और चौथे में भरना है आपको खरपतवार और पाँचवें में भरना है आपको मूसला और रेशेदार। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2 में है यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो आपको उत्तर में करना है अंधेरे में रखने से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी, जिससे भोजन का उत्पादन रुक जाएगा। पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण न होने से पत्तियां पीली होने लगती हैं। इसके बाद तीसरा में है यदि अंकुरित बीजों के नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो
6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो आपको उत्तर में करना है नियमित पानी और उचित देखभाल से बीज स्वस्थ पौधों में बदल जाएंगे, पौधों की जड़ें मजबूत और गहरी हो जाएंगे, पौधा पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 में यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसे होगा? आपको उत्तर में करना है किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी सिरा विन्यास होगा। इसके बाद 5 में है गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं? इसकी क्या पहचान है? आपको उत्तर में करना है इस पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप निकलती हैं तथा कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर में करना है कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते तथा किसी के सहारे से ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पे आपको पत्ती का चित्र बना लेना है इस तरह से और आपको नाम लिखना है पटल, तना, पर्णवृंत। तो इस तरह आपको चित्र बनाना है और उनका नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा है पर्णवृंत, पत्ती का वृत्त भाग जो पेड़ के तने से जुड़ा रहता है पर्णवृत्त कहलाता है। दूसरे में है फलक, पत्ती के हरे चपटे भाग को फलक कहते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो देख लीजिए आपको इस तरह से चित्र बनाना है और आपको लिखना है मूसला जड़ें जिन पौधों की जड़ चित्र एक ही तरह है उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। दूसरा में है रेशेदार जड़ जिन पौधों की जड़ें चित्र बी के समान होती हैं उनमें कोई जड़ें नहीं होती, सभी जड़ें समान दिखाई देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बी नंबर में है पौधे रात्रि के समय जीवित कैसे रह पाते हैं जबकि वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते? उनमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे वे जीवित रह पाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और रात में वे उसी ऊर्जा का उपयोग कर श्वसन प्रक्रिया में करते हैं। रात्रि के समय पौधे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलते हैं जिससे वे रात में भी जीवित रह पाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में है पौधे के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है? कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं? ऐसी जड़ों के नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है पौधे की जड़ें जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। जड़ों में विटामिन, खनिज और फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर इत्यादि। इसके बाद बी में है यदि पौधे को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं क्यों? तो आपको उत्तर में करना है अधिक पानी से पौधे के पत्ते एवं शाखाएं सूख सकती हैं एवं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कमी आ सकती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है? इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है और आपको लिखना है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा है सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। समांतर सिरा विन्यास, इनमें शिराएं एक दूसरे के समान हैं। जालिका रूपी, इनमें शिराएं जालिका के रूप में होती हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 में है एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाए तो वह पौधा भी रंगीन हो जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपको चित्र बनाना है और आपको नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा है जैसे पुंकेसर, परागकोश, स्त्री केसर। तो यहाँ पे लिखना है पंखुड़ियाँ पुष्प का रंगीन भाग होता है। बाह्य दल, यह भाग छोटी पत्ती जैसा दिखाई देता है। पुंकेसर में स्त्री केसर के चारों ओर पाए जाते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। आपको इस तरह से लिख भी लेना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है यदि प्रकृति से सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाए तो हमारे जीवन में समय के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है? तो आपको उत्तर में लिखना है जैसे पहले में लिखा है 1 दिन बाद।
वायुमंडलीय प्रभाव पैदा हो सकता है। दूसरे में है 1 सप्ताह बाद गैसों का आदान प्रदान अभाव होगा। तीसरे में है 1 वर्ष बाद पर्यावरण और जैव विविधता में बड़ी कमी आ सकती है एवं जीवों के लिए आवास खाने का स्रोत कम हो सकती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको चित्र बनाना है और आपको इसके बारे में लिखना है। चित्र अंडाशय का कर्तन, पहला है अनुदैर्घ्य काट, दूसरा है अनुप्रस्थ काट। चित्र अंडाशय की आंतरिक में है, पहले में है लंबाई में काट और अनुप्रस्थ में काट। आपको लिखना है अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं बीजांड कहलाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखिए एवं चित्र बनाइए, चिपकाइए। तो यहाँ पे आपको लिखना है पौधों का नाम, शाक झाड़ी वृक्ष, जड़ का प्रकार, पत्ती सिरा विन्यास, चित्र। तो आपको इस तरह से कर लेना है। पहले में आपको लिखना है नीम, नींबू, मक्का। शाक झाड़ी में लिखना है वृक्ष, झाड़ी, शाक। जड़ का प्रकार में लिखना है मूसला, मूसला, रेशेदार। पत्ती सिरा विन्यास में जालिका, जालिका, समांतर। और यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट का 2 में है किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर उनके चित्र दिए गए बॉक्स में चिपकाकर नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो है आपको चित्र बनाना है और यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है। तो आप अपनी बुक से देख के अपने क्लास टीचर से पूछ के कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 5 में है शरीर में गति। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहले में है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, धुराग्र संधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती है। दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ऊपरी जबड़ा और कपाल। तीसरा है अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है कंदुक खलिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। आपका उत्तर होगा ए नंबर, कंघा। पाँचवें में है मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें केरूसिकाओं की संख्या होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 33। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। हमारे शरीर को सुदृढ़ आकृति, तो यहाँ पे आपको भरना है कंकाल प्रदान करता है। यहाँ पे आप कंकाल भर लीजिएगा। ये इसके बाद नेक्स्ट आता है दूसरे में भरना है आपको ऊपरी जबड़ा, तो इसको आप भर लीजिएगा। तीसरे में है घेंगा वाला, तो इसमें भरना है आपको पेशी पाद, तो ये भर लीजिएगा आप। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन में भरना है आपको, तो इसको भर लीजिएगा आप चौथा में। पाँचवें में भरना है आपको गोताखोर, तो 5वें में इसको भर लेना है। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक दूसरे में है हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है। आपको उत्तर में करना है विभिन्न प्रकार की गतियाँ करने के लिए संधियाँ बहुत उपयोगी हैं। नेक्स्ट है आपका हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है हम अपने शरीर के अस्थियों को एक्सरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद चौथा आता है, चौथे में केरूसिका किसे कहते हैं। एक मेरुदंड में कितनी केरूसिकाएँ होती हैं। आपको उत्तर में करना है मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिन्हें केरूसिका कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 केरूसिकाएँ होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है क्या सांप सरल में गति करता है, यदि नहीं तो क्यों। तो आपको प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर में लिखना नहीं, सांप वलयाकार गति करता है क्योंकि सांप का शरीर अनेक वलयों में बटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6वें में है आप अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर के कौन कौन से भाग गति करते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है कोहनी, कंघा, गर्दन, हाथ पैर, सिर आदि। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 में है नीचे दिए गए चित्र के अनुसार यह संधि आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है। हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है। तो आपको जो है इसका उत्तर लिखना है
लिखा है यह संधि हमारे कंघों और जांघ में पाई जाती है, जो सभी दिशाओं में गति करने में सहायता करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8वें में है, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं। आपको उत्तर में लिखना है पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियों में गति होती है। तो देख लीजिए ये पेशियां किस तरह से गति करती हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9वां में है, आपने अपने जबड़ों में होने वाली गति को महसूस किया है। क्या आपके ऊपरी एवं नीचे जबड़े गति करते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो आपको उत्तर में करना है हाँ, हमने जबड़े में होने वाली गति को महसूस किया है। नहीं, दोनों जबड़े गति नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में अचल संधि पाई जाती है, इस कारण वह गति नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें में है, उपास्थि से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आपको उत्तर में करना है कंकाल के वे अतिरिक्त अस्थि अंग जिन्हें मोड़ा जा सकता है तथा ये अस्थियां जितनी कठोर नहीं होती हैं उपास्थि कहलाती हैं। कान और नाक उपास्थि हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 में, केंचुए के शरीर की संरचना किस प्रकार की होती है, यह कैसे गति करता है। तो आपको उत्तर में लिखना है केंचुआ का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए में अस्थियां नहीं होती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। तो इस तरह से आपको जो है केंचुए की चित्र भी बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 में है, आपके हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा एवं पिंजरे जैसे संरचना के द्वारा होती है। उस संरचना का नाम लिखिए एवं बताइए कि यदि यह आपके शरीर में नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता। आपको उत्तर में करना है हमारे हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा पसली पिंजर के द्वारा होती है। पसली पिंजर छाती के अंदर स्थित अंगों को सुरक्षित रखता है, सांस लेने छोड़ने में फेफड़ों की मदद करता है। 11वीं और 12वीं जोड़ों की पसलियाँ वृक्क को सुरक्षा प्रदान करती है। यदि पसली पिंजर नहीं होता तो इन सभी की सुरक्षा कम हो जाती। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, योग के कोई 5 लाभ लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पहला है योग तनाव से राहत देता है। दूसरा है बेहतर नींद लाता है। तीसरा पॉइंट है भूख और पाचन को बढ़ाता है। चौथा है यह दिमाग को हमेशा शांत रखता है। 5वां है इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति करते हैं। तो आपको उत्तर में लिखना है उनके शरीर की विशेष संरचना के कारण यह तीनों गतियाँ पाते हैं। जैसे पहला है पंख उड़ने के लिए, दूसरा है पैर जमीन पर चलने के लिए, तीसरा है पंख झिल्ली पानी में तैरने के लिए और चौथा है हल्की हड्डियाँ उड़ान को आसान बनाने के लिए। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार 1। प्रोजेक्ट कार 1 में है आपके आसपास में पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है, नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है जंतुओं के नाम, यहाँ पे गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग अंग का नाम, यहाँ पे जंतु कैसे गमन करता है। तो आपको इस तरह लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा है गाय, तो ये पैरों से चलती है और जंतु कैसे गमन करता है तो ये चलकर। तो मछली पंख यहाँ पे तैरकर, चींटी पैर पंख यहाँ पे चलकर और उड़कर। यहाँ पे है कीट का होगा पैर पंख यहाँ पे चलकर उड़कर। इसके बाद है मनुष्य पैर से चलता है और यहाँ पे चलकर। इसके बाद आता है आपका सांप का पूरा शरीर और यहाँ पे रेंगकर, पक्षी पंख उड़कर, भैंस का है पैर ये चलकर, कुत्ता पैर चलकर, कछुआ पैर चलकर। तो आपको इस तरह करना है कि कैसे गमन करते हैं, कैसे चलते हैं। तो आप यहाँ से देख के जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।